नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। और वो महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत सारे पॉइंट को रटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि बिना रटे काम नहीं चलता। लेकिन उसको अगर आप समझ जाएंगे स्टोरी वाइज, एक कहानी के रूप में आप तैयार कर लेते हैं और इस सारी चीजों को समझ जाते हैं, क्योंकि इतिहास है, एक कहानी है, और इसे आप समझ जाते हैं तो आप खुद क्वेश्चन को जो है डिराइव करने लगिएगा आप खुद। तो चलिए हम इसको देखते हैं सबसे पहले, और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ऐसा पढ़ने का प्रयास करेंगे, और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि हम वैसे छात्र को जरूर समझा पाएं जो कि आज कंपटीशन में आए और कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, आज पहली बार पढ़ रहे हैं, या उन स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए जो कि कभी कोचिंग क्लास नहीं करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आते रहे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे, ये सब स्टोरी सुन के, और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहे। तो चलिए उसका हम प्रयास शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं जो कि जरूरी है, आपके समझ के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आप बताइए हमें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है। उसके बाद बताइए कि सिंधु सभ्यता मतलब इतिहास का कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले बताइए कि इतिहास का कौन सा पार्ट है सिंधु सभ्यता। तो आपको पता होगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो ये जो है प्राचीन इतिहास का भाग है। क्योंकि आप समझते चलते हैं ना तो चीजें इजी लगने लगती है। एक कालक्रम जब आपको पता हो जाता है कि इतना लिमिट में ये सभ्यता चला है तो आपको आसान हो जाता है सब कुछ समझना। तो ये जो है कि इतिहास का प्राचीन इतिहास का भाग है, और आपको बताए थे हम कि प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आध ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया इतिहास ऐतिहासिक काल। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसको हम लोगों ने किस काल में रखा? तो आध ऐतिहासिक काल में रखा। मतलब कि जब मानव प्राग ऐतिहासिक काल से आगे बढ़ने लगे, मतलब कुछ विकसित होने लगे मानव, अपने विकासशील होने लगे मानव, तो वो आध ऐतिहासिक काल में चल गए, क्योंकि बहुत सारे खोज हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुआ उस समाज में उस काल में, इसलिए उसको आध ऐतिहासिक में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये पार्ट जो है आध ऐतिहासिक का, और आध ऐतिहासिक में हम लोग बता भी सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि आध ऐतिहासिक का मतलब होता है कि इसमें सारे चीजों का बहुत सारा अवशेष तो मिलता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम बात कर लें, ये सभ्यता थी, इसमें बहुत ज्यादा अवशेष तो आपको मिलता है, लेकिन इसकी लिखित जानकारियां भी आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। आज तक के भूगोलवेत्ता या कहें इतिहासकार, आजकल के बहुत सारे विद्वान भी इस चीज को पढ़ नहीं पाए हैं कि वो लिपि किस तरह का प्रयोग किया गया था, कौन सी लिपि लिखी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें जितने भी साक्ष्य को देखेंगे वो पूरा तत्व के अनुसार, मतलब कि अवशेष के अनुसार यहाँ पे डिराइव किया गया, सब चीज को बताया गया। तो ये चीज आप समझ लिए, मतलब अवशेष जमीन में से खोद के निकाला गया जो अवशेष था, उससे पता लगाया गया कि वो लोग क्या करते थे, कितने वर्ष पुराने थे, क्या क्या उनका नियम था, कानून था, सब चीज को पता। अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण करना शुरू करें तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में, ईसवी पूर्व की घटना है, जो भी घटना है आपको यहाँ पे दिखेगी ईसवी पूर्व से है, मतलब बहुत पहले की घटना है। तो जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2350 ईस्वी बाकी थे, उस समय यह सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ होता है। और जब ईसा मसीह के जन्म लेने के 1750 ईस्वी बाकी थे, तब इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का काल खत्म हो जाता है। वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि सारा चीज खत्म हो जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो आप लोग यहां से क्या समझे कि करीब करीब 600 ईस्वी की घटना आप लोग पढ़ेंगे। आप इसको माइनस भी कर लीजिएगा तो 600 ईस्वी, या कई इतिहासकारों में इस चीज पर मतभेद भी है कि इसका ईस्वी को लेकर कई ने बताया है कि 2500 ईस्वी से लेकर 1700 इसका काल है, कई ने बताया है कि 2200 से लेकर 1600 है। तो अजीब अजीब तरह की इसमें ईस्वी के लिए बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, जिसे हम बोल भी सकते हैं कि व्हीलर जो है इतिहासकार, उनके बीच मतभेद है। उसके बाद डीपी अग्रवाल के बीच है, उसके बाद आप बोल सकते हैं जॉन मार्शल के बीच है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका जो है कालक्रम अलग अलग बताया है, लेकिन आपको जो याद रखना है कि सटीक जो सब इतिहासकारों का मान्य हुआ, जहां पे आके बातें रुकी, वो है 2350 से लेकर 1750। तो करीब करीब आप 600 की घटनाओं को आप लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको हम एक चीज सबसे पहले समझाना चाहते हैं इसके बेसिक में कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये तो आपको ही मालूम है। लेकिन क्या ये सभ्यता भारत में सबसे प्राचीन है? लेकिन दुनिया में और भी तो सभ्यता होगी। चूंकि हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन भारत को हम लोग पढ़ेंगे। दुनिया का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन सबको हमको पढ़ना नहीं है, हम लोग भारत के बारे में सिर्फ जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत में तो सिंधु नदी थी उस समय, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक था, तो भारत में सिंधु नदी बहती थी और उसी के बीच ये सभ्यता का जो है प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन
इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के जैसा भी कोई सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता के नाम से भी प्रचलित बहुत सारी सभ्यताएं थी उस समय दुनिया में, जो इसके समकालीन चल रही थी। समकालीन आप नहीं समझते होंगे, तो जैसे आप हैं रमेश और आपका दोस्त है सुरेश, ठीक है, तो आप दोनों एक साथ बड़े हो रहे हैं और एक साथ मतलब क्लास में पढ़े हैं, तो आपका समकालीन सुरेश हो जाएगा समकालीन। लेकिन आपके जो दोस्त मतलब जो आपके भाई होंगे छोटे, वो आपके समकालीन नहीं होंगे। तो समकालीन वही होता है जो हमारे एज में समानांतर रूप में बढ़ते चलता है, मतलब आगे चलते रहता है, ठीक है। जैसे आप 6 क्लास में होंगे, वो भी 6 क्लास में है, तो दोनों एक रूप में समकालीन होंगे। लेकिन आप 5 में, आप 6 में है और कोई 5 में है, तो वो आपका समकालीन नहीं होगा। तो जिस रूप से सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आगे बढ़ रहा था भारत में, उसी प्रकार विश्व में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता भी आगे बढ़ रहा था। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता यह है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, और इसी को हम लोग मानते हैं कि यह सबसे बड़ी सभ्यता थी, मतलब बहुत बड़ी सभ्यता थी। और भी जितनी सभ्यता थी मतलब मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की, उससे सबसे बड़ी सभ्यता हमारा भारत का सभ्यता जो था ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी। और इसका निर्धारण, अब चलिए हम एक और बात आपसे हम पूछते हैं कि इस सिंधु सभ्यता जो काल था, इसका मतलब प्राचीन इतिहास में इसका जिक्र होता है, प्राचीन इतिहास में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये तो घटना बहुत दिन पहले हो चुका है। एकदम बेसिक से समझते चलिएगा ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। कहानी को इसको समझिए आप लोग कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, चाहे ये जो लोग होंगे, सभ्यता का मतलब क्या होता है, एक समाज जो कि मतलब एक सभ्य रूप से, एक संगठित रूप से बसा हुआ है, उसे हम सभ्यता के रूप में जानते हैं, जो कि उस समय तक लोग बस चुके थे। उससे पहले के जो लोग थे, प्राग ऐतिहासिक काल के लोग थे, वो तो आदि मानव का रूप थे, मतलब वो आदि मानव का जिंदगी जी रहे थे। तो उन लोग में कोई सभ्यता नहीं था, कोई सभ्य वो थे ही नहीं। यहाँ से सिविलाइजेशन देखा जाता है, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये तो प्राचीन इतिहास का विषय है, लेकिन इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिली कैसे, कैसे हम लोग जान पाए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता भी भारत में कुछ था, कभी था, क्योंकि ये तो ईसवी पूर्व की घटना है। उस समय तक ना कुछ लिखा हुआ है, ना कुछ किसी को पढ़ा जाता है, तो फिर कैसे समझ में आता है, उस लिपि को भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका शुरुआत हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज के काल में हुआ था, और अंग्रेज के काल में भी कम से कम समझेंगे 1800, और 1800 का जो ही बात आएगा, 1900 का जो ही बात आएगा, तो हाँ आपको पता है कि भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो इन्हीं लोग के द्वारा खुदाई का काम भी किया गया, पता लगाया गया कि भाई इसके पहले भारत में यहाँ पर क्या क्या था, उसको हम समझेंगे मैपिंग के रूप में कि इसका विस्तृत कहाँ तक था और कहाँ इसको खोदा गया, कहाँ से निकाला गया, सब चीज को सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे खोजा गया, क्यों इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, सब चीज को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्राचीन सभ्यता तो है, और इसका पता कैसे लगाया गया, तो कई सारे इतिहासकारों के द्वारा और यहाँ पे प्रयोग करके C14 का, ये C14 क्या है, तो ये कार्बन डेटिंग प्रणाली है, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली भी हम लोग बोलते हैं। और इसी के द्वारा प्रयोग करके बहुत सारे हड्डियों का, बहुत सारे वहां पे चीजों का पता लगाया जाता कि कितना वर्ष पुराना है, क्या चीज में यूज किया जाता था, ये चीज, ये सब का पता लगाया जाता था डेटिंग प्रणाली के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पर जब आते हैं, तो सबसे पहले हम खोज के बारे में पढ़ते हैं, यह खोज कैसे हुआ। तो यहां पे थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा, अब 1826 का यहां पे बात आया, तो यहां पे आप लोग को कॉमन सेंस लगाना है कि उस समय देश हमारा क्या था, गुलाम था। तो देश जब गुलाम था, तो उस समय शासन किसका था, अंग्रेजों का। अंग्रेजों के द्वारा ही भारत पर शासन किया जा रहा था। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में उसका मतलब उसका कब्जा था। उसी के द्वारा जो है मतलब पता लगाया गया बहुत से हिस्सों में, मतलब कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान से सटे हिस्सों में, मतलब पश्चिमी भारत में पता लगाया जाने लगा कि बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलने लगे। बहुत लोग ऐसे घर बनाते थे, जब क्या होता था ना कि जब लोग घर बना रहे हैं तो बिना ईंटा खरीदे हुए ईंटा मतलब जमीन में से निकाल के और ईंटा से घर बना लेते थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान देता नहीं था। वही सबसे पहले ध्यान दिए कौन, तो चार्ल्स मैसन ने ध्यान दिया कि आखिर तुम लोग घर बनाते कैसे हो जब ईंटा है ही नहीं। तो बोलता है जमीन में खोदते हैं ईंटा मिल जाता है। तो उस समय उनको लगा कि जमीन के अंदर कुछ था, तब तो यहाँ से ईंटा मिलता है, क्या था। तो उनको फिर लगा होगा कि यहाँ 50-60 वर्ष पहले कोई लोग होंगे, दब गए होंगे, फिर यहाँ से ईंटा निकल रहा है। उनको नहीं अंदाजा था कि इतना पहले भी वहां लोग रह चुके होंगे, 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का लोग वहां पर रहा, इसलिए ईंटा निकल रहा, वो पता नहीं चला। चलिए यहाँ पे बातें दब गई, वहां पे बातें उतना खुलासा नहीं हुआ, वहीं तक रह गया बात। लेकिन इस चीज का और भी आगे बढ़ने लगा, फिर लोग और भी ईंटा निकालने लगे, बहुत सारे अजीब अजीब चीजें भी निकलने लगी वहां से। उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्रंटन बंधु का नाम आता है। ये ब्रंटन बंधु दो भाई थे। इन्होंने क्या किया, 1856 में
कराची से लेकर लाहौर, जो कि पाकिस्तान का भाग है वर्तमान में, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक था। देखिए इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय भारत पाकिस्तान एक था। तो वहां पे कराची से लेकर लाहौर तक ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी और ट्रेन की पटरी में भारी मात्रा में ईंटा का प्रयोग किया गया। वहां से खुदाई हुआ तो बहुत सारे ईंटा निकाले गए, वहां से बहुत सारी चीजें निकाली गई। तो वहां पर भी इनका ध्यान गया कि ये कहां से निकल रहा है, इन्होंने प्रयास करना शुरू किया। लेकिन फिर जो है बातें उतनी प्रचलित नहीं हुई, वहां पर दब गई कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत होगा, कोई बड़ा बात नहीं है ये सब। लेकिन क्या हुआ कि उसका आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वो जब फेमस होने लगा कि बहुत जगह मिलने लगा वो चीज़, तो सर जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति जो कि एक अंग्रेज थे, ये इनका नेतृत्व के मतलब यही नेतृत्व करता था उस समय। जैसे कह सकते हैं कि पुरातत्व विज्ञान पुरातत्व विभाग के हेड यही थे उस समय। 1921 का बात है। देखिए 1856 के बाद सीधे 1921 आ गया और 1921 में पुरातत्व विभाग के ये हेड थे। तो इन्हीं के मतलब देख रेख में क्या किया गया कि अब डिसाइड किया गया कि चलो ये इसका खुदाई शुरू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया गया कि दयाराम साहनी जो कि खुदाई करता थे, उनके द्वारा सबसे पहले हड़प्पा शहर को खोजा गया। हड़प्पा क्या था भाई? तो हड़प्पा जहाँ पे जगह का नाम है आज भी वो है, लेकिन उसके नीचे सबसे पहले खुदाई वहीं से शुरू किया गया। इसीलिए सबसे पहला अगर बोला जाए आपसे कि सबसे पहला खुदाई, सबसे पहला मिला साक्ष्य कौन है प्राचीन भारत में, तो हड़प्पा का नाम दिया था। तो आप लोग जानते भी होंगे जिसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा। अगर ये पूछा जाए आपसे कि इसका निर्देशन करता कौन थे, किसके निर्देश में काम चल रहा था, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा यह काम किया जा रहा था। कब? 1921 ईस्वी में। तो सबसे पहले और भी चीजें खोजी गई है, बहुत लोगों के द्वारा खोजी गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला इसलिए। और इसके बाद आप लोग जानते भी होंगे मोहनजोदड़ो को खोजा गया था 1922 में। उनके खोजकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी, वो भी इन्हीं के निर्देशन में खोजकर्ता मतलब उसका खुदाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे चीजों को समझते चलिएगा और आपको हम ऐसे इतिहास में लेके जाएंगे जहां पे चीजें आसान होते चल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका नामकरण में कि इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नाम से जानते हैं, कई तरह से पुकारते हैं और कई लोगों ने इसका अलग अलग नाम देने का प्रयास किया है, लेकिन कौन सा नाम सटीक है चलिए आप लोग भी डिसाइड करिए इस चीज को। यहां पे देखते हैं सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका है, इसलिए है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हम मैपिंग के जरिए भी समझेंगे, अभी जस्ट ही समझने वाले हैं कि इसको त्रिभुजाकार भी कहा गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैपिंग के माध्यम से समझते हैं अभी हम। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भारत में सिंधु नदी बहती थी और ये पूरी सभ्यता जो है सिंधु नदी के दाएं बाएं तट पे और बहुत जगह फैली हुई थी। तो लोगों के द्वारा एक कॉमन नाम इसको दिया गया और ये नाम प्राचीन भारत में नहीं दिया गया, ये नाम ये अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया। ये आदमी जो खोज कर रहे थे कब? तो 1856 में, 1921 में, ये सब जगह पे नाम इसका दिया गया का क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसी सभ्यता को हम लोग सैंधव सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या सैंधव सभ्यता कहिए। तो ये दो तीन नाम इजी तो लग रहे हैं, अभी पढ़ने में आपको सब चीज समझ में आएगा, सब चीज इजी लगेगा, लेकिन यही कभी कभी आपको सैंधव सभ्यता मिल जाएगा तो लगेगा ये सभ्यता के बारे में तो हम पढ़े नहीं है, क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो रहा है? अब चलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता क्यों बोले? तो बहुत सारे इतिहासकारों के बीच मतभेद था कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिंधु सभ्यता क्यों नाम दे रहे हैं। तो क्योंकि सब बोल रहे थे कि सिंधु नदी किनारे है तो सिंधु सभ्यता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ये पूरी सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और नदी जिसको हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, उस समय था, आज वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन उस समय था। सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यता थी। भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सभ्यता का विकसित था, विकास था। वहाँ पे पंजाब में भी देखेंगे, हरियाणा में भी देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे, तो बहुत जगह था। तो सिर्फ सिंधु नदी किनारे नहीं था। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने बोला कि इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखना उचित नहीं है, नाम बदला जाना चाहिए। तो वहां पे एक फिर से कॉमन नाम रखाया, क्या? हड़प्पा सभ्यता। और ये सही है। हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए रखाया क्योंकि बोला गया वहां पे कि सिंधु नदी, ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा है बताइए? तो हड़प्पा सभ्यता है। कब? 1921 में खोजा गया कि हाँ भाई यहाँ पे कोई सभ्यता थी बहुत पहले, तो हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए उसको बोला गया कि सबसे पहले जिस चीज को खोजा गया, जिस जगह पे खोजा गया, उसी के नाम पर इस पूरे सभ्यता को डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, उसी के अनुसार मतलब बोला जाना चाहिए, इसको मतलब पुकारा जाना चाहिए। तो वहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, सबसे पहले मिला है ये, तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम। अगले नामकरण की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? तो इसका नाम कांस्य युगीन इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय के लोग कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। और इससे पहले का जो काल था, चूंकि ये आद ऐतिहासिक काल का विषय है,
इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल था, उस समय लोग क्या चीज का प्रयोग करते थे, तो वहां पे लोग देखेंगे पत्थर का प्रयोग करते थे, वहां पे लोग तांबा का प्रयोग करना शुरू किए थे। लेकिन लोग जब और होशियार होते चल गए तो तांबा के साथ जब टीन का मिश्रण किया जाता है तो वहां पे कांसा बन जाता है, और जब कांसा का प्रयोग लोग करने लगे तो इसी काल को हम लोग कांस्य युगीन काल या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानने लगे, जिसको आप लोग देखे 3 काल। तो ये था आप लोग का बेसिक जानकारी, बेसिक चीजें जो आप लोग को इसलिए जानना चाहिए जब आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तब। तो क्या आप लोगों ने देखा इसका खोज से संबंधित बात जो कि एकदम बेसिक था, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, क्या चीज से इसका मतलब कहां से हम लोग को जानकारी मिला। फिर हम लोग इसका नामकरण को देखें, कितने नाम से इसको पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है। हड़प्पा तो क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट खोज पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं, मतलब कि इस काल की खासियत क्या थी, इस हड़प्पा सभ्यता की खासियत क्या थी, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और ये सब चीजें आप अगर समझ जाते हो तो प्रश्न तो आप खुद बनाने लगोगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपको मैप के माध्यम से समझाएं ताकि आप लोग का सारा डाउट जो है क्लियर होते चल जाए। तो ये रहा आपका मैप, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। मतलब इस पूरे सभ्यता, चूंकि ये धरती पर की घटना है, ये भारत की भूमि की घटना है, भारत के भूमि पर लोग रहते थे तो एक क्षेत्रफल में रहते होंगे, तो वो क्षेत्रफल का आकार क्या था, वो क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। और यहाँ से ऐसे स्पष्ट होगा कि आप लोग को ये रहा भारत, और ये भारत, ये पाकिस्तान जो आज देख रहे हैं, ये पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था उस समय। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से शुरू होता है, मतलब जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे देखेंगे आप जम्मू कश्मीर के मांडा से शुरू होता है इसका उत्तरी छोर। अगर उत्तरी छोर का हम बात करें तो मांडा है, दक्षिणी छोर का बात करें तो दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद इसका ये पूर्वी क्षेत्र का बात करें तो आलमगीरपुर यूपी में है, और पश्चिमी छोर इसका सूत्रागंडो। समझना यहाँ पर यह है कि इसका उत्तरी छोर कहाँ है, कश्मीर में ये है, और यहीं से हम मिलाएंगे इसको, किसको, उत्तर प्रदेश वाले छोर को, और यहां से मिलाएंगे हम लोग कहां, महाराष्ट्र वाले छोर को, और यहां से हम लोग जाएंगे यहां पे और यहां पे। तो लगभग देखेंगे आप इसका जो आकार एक रूप में देखा गया, ये त्रिभुजाकार था, मतलब त्रिभुज ट्रायंगल के रूप में इसका पूरा क्षेत्रफल था, इतना ही दूर में बसा हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं हड़प्पा काल का, तो आप लोग को ये भी कोई लोग को, मतलब बहुत से लोग को समझ नहीं होगा कि हड़प्पा काल भारत का तो था। हो सकता है कोई पूछ दे आपसे कि हड़प्पा किसके बगल में है, कहाँ पे है, भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा तो है, तो अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय तो भारत का हिस्सा था। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा का जो पूरा क्षेत्रफल था वो कौन कौन से राज्य में फैला हुआ था। अगर भारत का बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उसमें महाराष्ट्र भी था कुछ रूप में, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी हिस्सा था, पश्चिमी यूपी का भी हिस्सा था, हरियाणा का हिस्सा था, हिमाचल प्रदेश का भी था, पंजाब का था, उसके बाद राजस्थान का, गुजरात का, ये सब हिस्सा जो भारत से संबंधित था। ये नहीं कि कोई मार दीजिएगा, आप लोग देखिएगा मेघालय को मार दीजिएगा, त्रिपुरा को मार दीजिएगा, झारखंड, बिहार, ये सब नहीं था। तो आप लोग को एक समझ मिल गया कि ये पश्चिमी छोर पे, पश्चिमी क्षेत्रफल में जो था वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, जहां पे देखते हैं हम लोग। फिर आगे ये क्या कहता है कि मांडा कश्मीर में ही एक जगह था मांडा, वहां पे भी इसका स्थल मिला है, वो स्थल है, ये सब स्थल का नाम है, यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा काल के, इसलिए दिया गया। ये आलमगीरपुर जो है यूपी का है, ये सूतकागंडोर पाक का है, दायमाबाद महाराष्ट्र का। तो ये अंतिम छोर को आप लोग को याद रखना है। अब चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना था, ये पूरे मतलब ये त्रिभुजाकार में जो फैला हुआ था इसका क्षेत्रफल कितना था। तो आप लोग को याद रखना है 13 लाख में 400 कम, तो कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ था। कौन, तो ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। तो इसको हम लोग अप्रोक्स मतलब 13 लाख भी बोल सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए अब मैप का काम खत्म हुआ, इसको हटा देते हैं और हम लोग आगे फिर देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को। तो आगे जब हम इसको देखेंगे, ये तो खत्म हो गया आप लोग का पैराग्राफ, काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा, और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिएगा, हम सब दिक्कत को दूर कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित और सारी जानकारियों को देखते हैं, क्या आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे काल का बात आता है, काल क्या, तो अभी आपको हम बता दिए कि इसका काल कौन सा है, आधि ऐतिहासिक काल, जिसमें हमको लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसमें सक्षम नहीं है अभी तक, क्योंकि उसमें लिपि ही अजीब सा प्रयोग किया गया है, पढ़ा नहीं जा सकता है, भाव चित्रात्मक लिपि प्रयोग किया गया है, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका ये तो हो गया आधि ऐतिहासिक काल, आप लोग को याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखनी है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव बना के आता है, आप लोग को बुक भी पढ़ना है, सेट भी प्रैक्टिस करते रहना है इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन होगा कि इसमें रहने वाले लोग किस जाति के थे, किस धर्म के थे, कहां से आए थे, क्या थे। तो यही क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि मुख्य निवासी यहाँ के कौन थे, कि जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा में जो रहते थे, हड़प्पा जो मतलब पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें रहने वाले लोग कहां से आए थे, किस दिशा से आए थे, कौन थे। तो माना जाता है ऐसा, और इसमें भी देखिए इतिहास में ना बहुत ज्यादा क्या है,
कि इतिहासकारों का मतभेद देखने के लिए मिलता है। कोई इतिहासकार कुछ बोलते हैं, कोई इतिहासकार अपने आप को इतना सिद्ध करते हैं कि वो कुछ और जानकारी दे देते हैं, कोई मतलब बहुत सारे इतिहासकार अपने आप में लड़ते रहते हैं कि नहीं ऐसा था ऐसा था। तो इसमें मुख्य निवासी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। लेकिन हम लोग को एग्जाम देना है, हम लोग को इतिहासकार का बात नहीं मानना है, हम लोग को एग्जाम देना है और सिर्फ वही बात मानना है जो कि एग्जाम में सटीक माने जाते हैं, क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे माना जाता है कि द्रविड़ लोग आए बोले, चूंकि अंग्रेजी लोग इसका बहुत ज्यादा प्रचार किए थे, इस चीज का खोज भी किए थे, तो वो अपने पक्ष में कभी भी बोलेंगे तो बोले कि ये लोग सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं, वही आके यहाँ पे बसे थे और उनका ही विकास धीरे धीरे हुआ तो वही हड़प्पावासी कहलाए। लेकिन ये गलत था। फिर कुछ लोगों ने बोला कि आर्य जब आक्रमण किए थे, आर्य लोग भी यहाँ आके बसे थे, आर्य लोगों का ये धरती था, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। उसके बाद जो बहुत इतिहासकारों में मेल बैठा, मतलब बहुत सारे लोग इसके पक्ष में आए कि यहाँ के जो लोग थे वो द्रविड़ लोग थे, तो इसको हम लोग मानते हैं और एग्जाम में यही सही करके भी आना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत जो कि एग्जाम में पूछा था और आप लोग को भी बहुत ज्यादा बार सुनने के लिए मिला होगा कि ये जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता के नाम पे ये जानी जाती है। शहरी सभ्यता इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर था ये पूरे सभ्यता का, आप कुछ फिगर के माध्यम से भी देख रहे होंगे, इसका जो स्ट्रक्चर था मतलब इतना सुंदर था, इतना अच्छा बनावट था, इसका नली निकास इतना अच्छा था, इसका घर का बनावट, इसका गली, इसका रोड, इसका सब चीज बहुत बेहतरीन सजाया गया था। और इसलिए इस बात को मानते हुए सभी इतिहासकार ने इसको नगरीय सभ्यता था शहरी सभ्यता के नाम से इसे पुकारे। और इस सभ्यता की भी कुछ खासियत थी, यहाँ पे आप देखेंगे इसको कि ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया गया था। एक ग्रिड प्रणाली क्या प्रणाली होता है, तो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएंगे, तो किस पद्धति पर आधारित थी, तो ग्रिड पद्धति पर यह आधारित थी, इसको रट ही लेना है, याद कर लेना है। इस ग्रिड पद्धति का उपयोग यह है कि अगर ये रोड बना हुआ है, जैसे ये रोड है और इसमें बहुत चौड़े चौड़े रोड का प्रयोग किया था, बहुत अच्छे से मतलब बनावट था, तो रोड के बगल में मतलब अगर कोई रोड गया हुआ है तो यहाँ पे ये था ग्रिड पद्धति में कि मतलब एक गुनज के रूप में सभी घर को मतलब बसाया जाता था, एक गुनज के रूप में किसी भी चीज का निर्माण किया जाता था कि अगर इधर एक घर है तो इधर भी एक घर रहेंगे, इधर दो हैं इधर भी दो रहेंगे, फिर अगर इधर से भी एक रोड आता है तो यहाँ पे भी दो घर रहेंगे। मतलब इस टाइप से इसको सजाया गया था कि मतलब पूरा एक ग्रिड पद्धति पे इसको आधारित किया गया था। एक स्क्वायर की तरह ये देखने में लगता था जो कि एक गुनज के रूप में था, तो इसी को हम लोग ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग किया गया था कब, सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब बहुत पुराने जमाने में भी लोग इतना तो होशियार थे कि रहने सहने का ढंग जानते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का रोड तो आप कुछ और ही देखते हैं। और इसमें देखेंगे आप लोग कि आग में पकी लकड़ियों मतलब ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसको हम लोग टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। इस शब्द को आप लोग बार बार सुने होंगे, इसको याद कर लेना है कि आग में पकी ईंटों को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो टेराकोटा के नाम से जानते हैं। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उस समय आग में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, कहीं कहीं किया जाता था, उसका प्रमाण मिला है। ठीक है, फिर देखेंगे सड़कें चौड़ी थी, मतलब सड़कें यहाँ पे कह सकते हैं राजपथ जो था, जो मेन सड़क होता था वो कम से कम 10 मीटर तक चौड़ा था। और ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि 10 मीटर चौड़ा रोड। लेकिन यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं कि उस समय के लोग को क्या ही पता था कि वहाँ पे जो धरती है उसका कोई वैल्यू ही नहीं था। उस समय धरती का कोई वैल्यू होगा? आज एक एक इंच के लिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब गोलियां चल जाती है, कितना ज़्यादा मारधार हो जाता है, मतलब एक धुर के लिए, एक कट्ठा के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसा ज़मीन में विवाद होते रहता है। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग के भी तरफ होता होगा। तो लेकिन उस समय क्या था, किसी का जमीन तो अपना था नहीं, ये धरती भगवान की थी और वहाँ पे किसी का किसी पे अधिकार नहीं था। मतलब सीधा मात्रा में ये समझिए कि वहाँ पे लोग कम थे और जमीन ज़्यादा था, तो रहने का कोई दिक्कत नहीं था। गली इतना चौड़ा रखो, इतना चौड़ा रखो, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक सिस्टमेटिक ढंग से वो लोग रहे थे। और आजकल का जो आप गली देखते हैं, मेन रोड तक अगर कोई गली जाता है तो कितना मुड़ना पड़ता है, कितना ज़्यादा मुड़दार वहाँ पे रोड रहता है, क्योंकि कोई भी जगह छोड़ना चाहता नहीं है। और उस समय सब कुछ फ्री था, लोग आराम से जगह छोड़। ध्यान रखना है कि सड़कें वहां पे चौड़ी हुआ करती थी और जल प्रबंधन का भी प्रणाली था अच्छा, वहां पे संरक्षण प्रणाली भी अच्छा था। मतलब कि नली का निकास जो होता है, ऐसा नहीं कि पानी घर पर ही गिरता था, वहीं पे आगे में कचरा हुआ रहता था, ऐसा नहीं था। नली बनाया गया था बहुत ही बेहतरीन और काफी दूर तक वो नली जाके निकलता था। उसके बाद संरक्षण प्रणाली, मतलब जल प्रबंधन का भी बढ़िया प्रणाली था, संरक्षण का भी बढ़िया प्रणाली था। तो ये सब उसमें सब चीज अच्छे देखे गए। मतलब वहां की व्यवस्था थोड़ी शहर टाइप की थी, जो आज के शहर में मतलब विकसित शहरों में देखी जाती है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका लिपि क्या था? लिपि मतलब उस समय भी कुछ भाषाएं लिखी गई थी। उस समय भी लोग अपने बात को मतलब लिख के या बताकर किसी विचार को मतलब आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय का लिपि ऐसा लिखा गया है, ऐसा भाषा का प्रयोग किया गया कि आप नहीं समझ पाइएगा। आप क्या, बहुत सारे विद्वान भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो भाव चित्रात्मक लिपि है। अब ये किस लिपि को कहते हैं? जैसे इस लिपि को कैसा लिखा गया है पता है? अब देखिए कि यहाँ पे हम भी लिख दिए कुछ ये। अब आप बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है।
बताइए। तो यहाँ पे इसी तरह का लिपि का प्रयोग किया गया है, मतलब भाव दिखाया गया है। जैसे हो सकता है वो किसी से बात कर रहे होंगे और उसको बोल रहे होंगे भाई तुम दाएं जाओ, ऐसे लिख दिए होंगे, तो उस समय उसको बोलेंगे दाएं जाने के लिए, तो समझ गया कि अच्छा इधर जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन आज हम उस चीज को देखते हैं डायरेक्ट रूप से कि कुछ नहीं कहा गया है, पता नहीं क्या है, तो हमको क्या पता कि वो इधर से आने के लिए बोला है, इधर जाने के लिए बोला है, वो जाने के लिए बोला है कि कूदने के लिए बोला है कि बैठने के लिए बोला है, ये चीज पता नहीं है। तो इसी तरह का लिपि का प्रयोग किया गया है और उस लिपि को जो है बायां से दायां लिखा गया है, मतलब कि इधर से इधर लिखा गया है। आज हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, है ना, उस समय इधर से इधर लिखा गया तो पढ़ा नहीं गया है अभी तक, ऐसे ही है। पता नहीं कोई विद्वान आएंगे तो उसको पढ़ पाएंगे, तब उसकी जानकारी बदलेगी और उसका इतिहास भी बदलने लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे कि सिर्फ 6 शहरों को ही नगर माना गया। आपको हम जहां तक जानकारी दे पाएंगे कि यहाँ पे 1500 शहर कम से कम खोजे जा चुके हैं वर्तमान में। 1000 से 1500 के बीच शहर खोजे जा चुके हैं, स्थल खोजे जा चुके हैं, कह सकते हैं हम कि इतने जो आपको हम बताए थे मैपिंग के द्वारा कि उतने त्रिभुजाकार जो क्षेत्रफल था उसका उतने से 1500 मतलब खोजे जा चुके हैं स्थल, और उसमें से मात्र 6 को ही मतलब नगर माना गया है, मतलब विकसित नगर जहां पे लोग ज्यादा रहा करते थे। हो सकता है वो जगह ज्यादा फेमस होगा, ज्यादा चीजें वहां से मिली है, तो इस चीज को मात्र 6 माना गया। उस 6 शहर का नाम, उस 6 नगर का नाम क्या है? सबसे पहले तो हड़प्पा है, हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले। फिर वहां पे मोहनजोदड़ो का नाम आएगा, जिसको राखालदास बनर्जी के द्वारा आपको पढ़ाएंगे, ये चीज हम आगे हम बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन, आपको याद ही करवा देंगे। फिर देखेंगे हम लोग चंद्रहुदड़ो का एक नाम आता है, और ये तीनों जगह जो है वर्तमान में ये पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, मतलब पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, चंद्रहुदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। फिर हम तो देखेंगे लोथल, जो कि भारत में पड़ता है, ये गुजरात का स्थल है, यहाँ से ही बहुत सारे साक्ष्य मिले थे हड़प्पा काल के। कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है, यहाँ से ही बहुत सारे साक्ष्य मिले। बनवाली को भी रखा गया है, ये हरियाणा में, यहाँ से ही बहुत सारे साक्ष्य मिले। तो ये 6 को आप लोगों को ध्यान रखना है, और भी है जिसको हम बताएंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे शांति प्रिय सभ्यता की, इसका हम मतलब बोल सकते हैं, इसको हम शांति प्रिय सभ्यता थी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब युद्ध वगैरह नहीं देखा गया है, खून खराबा नहीं देखा गया, ऐसा पता नहीं चला है। और यहाँ के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो नॉर्मल ही थे, वो शिकार करने के लिए प्रयोग में लाए गए थे, आदमी को मारने के लिए प्रयोग में नहीं लाते दिखे हैं इस इतिहास में। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि शांति प्रिय सभ्यता थी, और इस समय के लोग जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस आपको बताए भी थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन ये सभ्यता शांति प्रिय तो थी, लेकिन आभूषणों का प्रयोग जरूर किया करती थी। आभूषण का बात करना तो इसमें मेल और फीमेल दोनों मतलब साज, मतलब ये सजने का जो सामान होता है बहुत सारा, वो सब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था आभूषण का। और ये आभूषण में हम बता सकते हैं कि सबसे आगे यहाँ पे चंद्रहुदड़ो को आप लोग देखेंगे, तो इसको अभी याद कर लीजिए, इस शब्द को याद कर लीजिए, इस जगह को याद कर लीजिए। चंद्रहुदड़ो एक ऐसा जगह था जिसको हम आजकल का मतलब फैशन नगरी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैशन का चीज़ मिला है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल लोग यहाँ पे रहा करते थे, ऐसा बोला जाता है, ऐसा मिला है। क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा कंघा, जो कि बाल मतलब सही करने में यूज किया जाता है, कंघा टाइप का मिला है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से लिपस्टिक मिले हैं, यहाँ से पाउडर के सामान मिले हैं, यहाँ से बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक चीज मिले हैं जो कि उस समय प्रयोग किए जाते थे उस लोगों के द्वारा, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के द्वारा, वहाँ दोनों फैशनेबल थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि पूछता है यहाँ पे कि लिपस्टिक का प्रमाण, पाउडर का प्रमाण, मतलब वहाँ पे काजल भी मिला है। आजकल आइकॉनिक काजल नहीं मिला है, उस समय का पुराना काजल जो भी प्रयोग किया जाता था तो वो मिला है। तो वो सब कहाँ से मिला? चंद्रहुदड़ो को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि फैशन नगरी के नाम से हड़प्पा काल में किसे जाना जाता था? चंद्रहुदड़ो को जाना जाता था। ठीक है, और ये सब नाम तो काफी अजीब ही है, तो आप लोग को याद तो करना ही पड़ेगा, आज के लिए कभी करिए। तीनों जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, ये भारत में है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में देखते हैं हम लोग यह समाज जो था मातृसत्तात्मक था। इससे क्या तात्पर्य है ये भी सुने होंगे आप लोग, मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पे क्या होता था, मातृ देवी की पूजा भी की जाती थी, और इस समय के लोग जो है मतलब कि औरत को, मतलब महिला को ज़्यादा अधिकार दिए हुए थे, ज़्यादा वहाँ पे सम्मान किया जाता था इस समय औरत को। तो इसलिए ये जो सभ्यता थी मातृसत्तात्मक थी। और आज आप लोग देखे होंगे ये जो देश है, ये जो हम लोग का समाज है, यहाँ पे पुरुष प्रधान है, मतलब कि यहाँ पे पुरुष का ज़्यादा वैल्यू है, पुरुष को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उस समय का जो समाज था हड़प्पा काल का, उसमें मातृसत्तात्मक था, मतलब मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और वहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया था महिलाओं को। क्लियर हो रहा है ये सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि मनोरंजन का साधन क्या था, मतलब वो आदमी थे, वो लोग थे, तो मनोरंजन तो करते ही होंगे, लेकिन उनका साधन क्या था मनोरंजन का, उसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे पासा का खेल किया करते थे, पासा खेलते थे, पशु की लड़ाई किया करते थे, बहुत ज़्यादा पशु जो था उसको आपस में लड़ाया करते थे, उससे मनोरंजन करते थे, फिर नृत्य वगैरह भी किया करते थे। तो ये पूछता नहीं है, बस आप लोग का एक समझ के लिए कि लोग थे तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तो ये समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग एक चीज़ और देखते हैं जो कि नोट में आप लोग लिखिएगा। इस चीज़ को इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन आता है तब, कि उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान था,
टीन का ज्ञान था, पत्थर का ज्ञान था, आग का ज्ञान था, पहिया ज्ञान था, सब चीज़ था, लेकिन लोहे का उस समय कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। लोहे का ज्ञान उस समय के लोगों को नहीं था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को नोट में लिख लेना, अपना जो नोट बनाते होंगे आप लोग। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, उन लोगों का मुख्य व्यवसाय किस चीज़ को मतलब वो सब आगे बढ़ाते थे, किस चीज़ से वो लोग मतलब आत्मनिर्भर थे अपने कामों में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि उसका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन और कृषि को मानता है। पशु को पालना, उसका यूज करना, फिर कृषि है, कृषि भी उसका मुख्य ये व्यवसाय माना जाता है। और उसमें मुख्य फसल का अगर हम नाम ले लें तो गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है, जो कि मुख्य फसल के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और हम आगे ये भी देखेंगे कि गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में यहीं से बनता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिला है ना। तो ये इस चीज़ का भी जानकारी हम लोग लेंगे बहुत डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम देखेंगे व्यापार के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता था। व्यापार भी किया करते थे, जैसे आपको हम बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो है, इसके साथ साथ समकालीन कौन कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। तो ये जो है व्यापार किया करते हैं। जैसे आजकल हम लोग भारत व्यापार अमेरिका से करते हैं, सऊदी अरब से करते हैं, चाइना से करते हैं, पाकिस्तान से भी कुछ मामलों में करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, व्यापार हो गया अपने देश से दूसरे देश में व्यापार। तो उस समय भी ये जो था सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी व्यापार किसके साथ करेगा, तो अपना समकालीन के साथ। किसके साथ, तो मिस्र के साथ किया करता था, मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ ज़्यादा किया करता था, फिर चीन के साथ। तो इस तरह से व्यापार होते थे। तो उस व्यापार का जो आज तो व्यापार पैसा से होता है, पैसा दो और हमको सामान दो, ऐसा होता है, लेकिन उस समय खास करके वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि वस्तु लो और वस्तु दो। आज हमसे तुम जीके का किताब लो और हमको मैथ का किताब दे दो, मेरे से तुम इंग्लिश का किताब लो और हिंदी का किताब दे दो। इस टाइप से वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब बोतल लो और ग्लास दे दो, इस टाइप से वस्तु का मतलब आदान प्रदान होता था। समझ रहे हैं आप लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली का। आज का क्लास जो कि पूरा एक कॉन्सेप्ट पे आधारित था, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो कि एक नए लड़के को तो समझना ही चाहिए, वैसे लड़के को भी समझना चाहिए जो कि हमेशा रटते रहते हैं और उन्हें ध्यान नहीं आता है। और अब आप क्वेश्चन बना के देखिएगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप जरूर उस कॉन्सेप्ट को याद करिएगा जो हम बता चुके हैं, जिस कहानी को हम यहाँ पे वर्णन किए हैं, जिस कहानी का हम यहाँ पे विस्तार किए हैं, वो जरूर आप लोग को याद आएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को बाद में भी पढ़ना हो और नोट भी बनाते रहिए इसका। तो आप लोग को अपना काम भी करते रहना है, यानी आपके पास जो भी जीके जीएस का बुक उपलब्ध होगा उससे ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक एक दो बार पढ़ लेना है और वहां से भी नोट बनाते चलना है। और मेरा कहना यह है कि ये वीडियो को आप लोग एक दो बार और देख लीजिए ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। ये चीज़ जो हम बताए हैं ये डायरेक्ट आपको अभी ही याद हो जाए। ठीक है, और इसके बाद जो हम पार्ट लाने वाले हैं वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा इसी पे होगा, तो उसको भी आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने ये सभी टॉपिक को समझा है उसी तरह से हम आगे भी समझाएंगे और उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जरूर देखिएगा इसका अगला पार्ट, और इसका अगला पार्ट आने के बाद डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, या आपको चैनल पेज पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो से फायदा हुआ है, अगर अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिए और उन लोगों में जरूर शेयर कर दीजिए जो कि आप पे भरोसा करते हैं कि आप उसे कुछ अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी अंदाज के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।